Alright, guys, in this lecture we are going to talk about the acceleration and the laws of motion. But before moving to acceleration, let me help you to understand some basic. Guys, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, they have the two states. Two states are only possible with them. या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है. So these are the two possible states of any object on the earth. Rest means what? Like I given you. Rest means what? The object has fixed its position. उसने अपना पोजीशन फिक्स कर लिया है, ठीक है. सो इसका मतलब रेस्ट. मोशन मीन्स व्हाट? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन. ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा चला रुक गया तो ये फिर रेस्ट हो जाएगा. द ऑब्जेक्ट शुड कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन, देन वी विल से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट. द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट. ऑलराइट गाइस, ये मोशन स्टेट जो है इसको पकड़ के पहले मैं एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करके लेता हूं, ठीक है. तो चलिए समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, यहाँ पे एक सिंपल बॉल का मूवमेंट है. एक मूवमेंट जो है कि टॉप टू बॉटम आ रहा है, सेकंड मूवमेंट इन विच द बॉल इज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. एक तो ऊपर से थ्रो किया और एक नीचे से फेंक रहा है, ठीक है. पहला केस देखते हैं. सी यहाँ पे जब बॉल ऊपर था तो u मींस व्हाट? द इनिशियल वेलोसिटी. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सेलरेशन. हाँ पीपल, तो पहले कंसेप्ट समझो. सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल, बॉल का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है. जब बॉल जमीन को हिट किया तो जमीन मतलब इट्स अ फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी ऑफ द बॉल. तो बॉल जब जमीन को हिट किया, एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल वाज 4 मीटर पर सेकेंड. एंड ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो वो वेलोसिटी चेंज होने के लिए समय लगा 2 सेकेंड. कितना लगा? 2 सेकेंड. ये केस समझा आपको? ऑलराइट, नाउ हियर व्हाट्स हैपनिंग पीपल, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. ओके, सो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो रेट मतलब क्या होता है? रेट का सीधा मतलब होता है टाइम से. इससे मतलब होता है टाइम से. ओके, तो जितना आपको कम समय लगेगा, इसका मतलब आपका वेलोसिटी फटाफट इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? फटाफट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे दिस न्यूमरेटर पार्ट v माइनस u इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड द डिनोमिनेटर पार्ट t इज द रेट ऑफ न्यूमरेटर. याद रखिए हमेशा ये बात, जब भी फ्रैक्शन होता है एंड फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में t होता है, ठीक है, तो वो ऊपर वाले का रेट बन जाता है. ऊपर वाले का रेट बन जाता है. तो जैसे यहाँ पे t है नीचे और ऊपर क्या है? v माइनस यू, दैट इज चेंजिंग वेलोसिटी. तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है, दिस ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बिकम द रेट ऑफ न्यूमरेटर पार्ट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Rate of change of velocity which will indicate you कि आपका वेलोसिटी कितना फटाफट बढ़ेगा या कितना स्लोली बढ़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग ने वैल्यूज पुट किए, v माइनस यू 4 माइनस 0/2. वी गेट द आंसर a as 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे यू कैन सी पॉजिटिव वैल्यू मिला है. व्हाई पॉजिटिव वैल्यू? बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है. वेलोसिटी क्या हुआ है? इंक्रीज. देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब क्या हो सकता है? या तो वेलोसिटी कम से ज्यादा हो सकता है या तो वेलोसिटी ज्यादा से कम हो सकता है. मतलब या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है. यहाँ पे गाइस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई यू कैन से द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. ओके, अगर मैं दूसरा केस एक्सप्लेन करूं जहां पे हम लोग बॉल नीचे से ऊपर डालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग आई हैव टू सप्लाई. द इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. एंड जब बॉल ऊपर जाएगा, सो लाइक इफ आई टेक दिस एज अ बॉल, सो जब बॉल ऊपर जाएगा, सो एट सम पॉइंट द बॉल इज गोइंग टू हॉल्ट. मींस व्हाट? बॉल रुकेगा. मींस व्हाट? दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी. मींस v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. एंड यहाँ पे उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए द टाइम लगा 2 सेकेंड. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? v minus u upon t, that is 0 minus 2 upon 2. यहाँ पे minus 2 upon 2, that is minus 1. तो you can see
द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, पर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कैसा है? डिक्रीजिंग चेंज. मींस व्हाट? वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रहा है. ऑलराइट, नाउ गाइस ये आपको बात समझ में आया रहेगा. पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन का अभी देखते हैं. मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं. मैं निकला गड्डी लेके, यू जो था इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक मोड़ नहीं आया, सीधा ही चला गया मैं. एंड मेरे जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मेरे जर्नी के एंड पॉइंट तक मेरा वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट रखा, एकदम कांस्टेंट रखा है पैर, ना मैंने उसको प्रेस किया ना मैंने उसको छोड़ा. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ माय जर्नी वाज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकंड. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है भैया. u इज इक्वल्स टू v है. अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगा, सो 10 minus 10 0, आई विल गेट द न्यूमरेटर पार्ट 0 एंड आई विल गेट द होल एक्सेलरेशन एज 0. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं है. सो दिस इज अ केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन. दिस इज अ केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन. ऑलराइट, एंड सेकेंड थिंग गाइस जो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का मतलब जानने के लिए आप मेरा वो वीडियो जरूर देखना, फोर्स एंड उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो एक्सप्लेन किया हूं. तो एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब आपको वहां के एग्जांपल पे से समझेगा. मैंने एक ट्रक का और एक कार का एग्जांपल लिया था. तो मानो कि कार जो है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड जा रही है, और ट्रक जो है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है. उसका वेलोसिटी चेंज उतना हो रहा है, ठीक है. तो मुझे आप ये बताइए कि वेलोसिटी फटाफट किसका चेंज होगा? ऑब्वियसली कार का होगा, क्योंकि कार हल्का है. तो कार को वेलोसिटी चेंज करने के लिए कम टाइम लगेगा, बराबर. ट्रक का भी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन ट्रक तेरा कार के मुकाबले ज्यादा समय खाएगा वेलोसिटी चेंज करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने के लिए. तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इनवर्स रिलेशन. तो अगर आपको t कम लग रहा है, t आपको कम लग रहा है, मींस इफ t इज लेस देन a विल बी मोर. अगर आपको टाइम कम लग रहा है वेलोसिटी चेंज करने के लिए, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है. ये उसका अगला, ये सब का अगला एक्सटेंशन मतलब होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है. तो भैया एक्सेलरेशन आपको ये बताएगा कि आपका वेलोसिटी एक तो चेंज हो रहा है, एंड दूसरा एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो बताएगा कि आपका वेलोसिटी फटाफट चेंज हो रहा है, आप फटाफट स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है. फाइन. नाउ आफ्टर दिस गाइस वी आर मूविंग टू द लॉज ऑफ मोशन. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पीपल. अगेन मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग को पता है यार, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो स्टेट ही पॉसिबल है. या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है. लेकिन मेरी बात सुनिएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज पॉसिबल. मतलब जो रेस्ट वाला है उसको हम लोग मोशन में डाल सकते हैं, और जो मोशन वाला है उसको हम लोग रेस्ट में लेके आ सकते हैं. हाउ? बाय अप्लाइंग फोर्स. बाय अप्लाइंग फोर्स. बंदा खड़ा है, जगह पे खड़ा है, ठीक है. अगर मैंने आके उसको धक्का मारा तो थोड़ा हिल जाएगा, मींस वो जो रेस्ट पे था वो गया मोशन स्टेट में. बंदा चल के आ रहा है, मतलब वो मोशन स्टेट में. मैंने उसको सामने से धक्का दिया तो वो जगह पे रुक गया, मतलब मोशन स्टेट से आ गया रेस्ट स्टेट में. तो स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होना पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको क्या लगेगा? यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. यू हैव टू अप्लाई द फोर्स. इसी कुछ, यही आपका लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो उस चीज के बारे में बताता है. तो लॉ ऑफ मोशन आप आपके सामने रखिएगा. लेट मी टेल यू दैट एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट विल कंटिन्यू, ठीक है, टू बी एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, और मोशन वाला ऑब्जेक्ट जिसका मोशन कैसा है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा. बात समझी? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा एंड यूनिफॉर्म मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. अनलेस, कब तक रहेगा भैया? जब रेस्ट वाले के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया तो वो भी मोशन में आ जाएगा, एंड यूनिफॉर्म मोशन वाले को अगर मैंने सामने से फोर्स लगा दिया तो वो रेस्ट में आ जाएगा. समझ रहे हो? तो अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट.
तो जब तक आप रेस्ट वाले के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। जब तक आप यूनिफॉर्म मोशन वाले के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। लेकिन जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो रेस्ट वाला मोशन में चला जाएगा एंड मोशन वाला रेस्ट में भी आ सकता है, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बंदा जो है वो रेस्ट पे खड़ा है, तो पीछे ने आके धक्का दिया, तो यार रेस्ट वाला रेस्ट में तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये पीछे वाला आके फोर्स नहीं लगा देता तब तक। जैसे फोर्स लगा दिया तो ये रेस्ट वाला देखिए थोड़ा सा भाग रहा है आगे, थोड़ा सा आगे गया ना, इसका मतलब वो मोशन में चला गया। इसमें चला गया मोशन में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, ये देखिए बंदा एक वॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग मतलब ही इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, ही इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वॉक कर रहा है स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सामने वाले में आके यहां से देखिए फोर्स लगाया, तो क्या होगा, उसका यूनिफॉर्म मोशन टूट जाएगा और वो आ जाएगा रेस्ट स्टेट में। किसमें आ जाएगा, रेस्ट स्टेट में। समझ रहे हो बात मेरी। अगर यूएलएम मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड जिसमें होता है। अगर ये देखिए सेम बंदा वॉक कर रहा है, अभी एक ने उसको सामने से धक्का मारा था तो वो रुक गया, ठीक है, मतलब रेस्ट में आ गया, बराबर। अगर किसी ने पीछे से धक्का मारा, मतलब मैं चल रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर पीछे से धक्का दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उस चलने वाले का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जो पहले यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में था, अभी वो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, बराबर है। तो भाई दो चीज पॉसिबल है, या तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा या तो वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। लेकिन कभी कभी जब भी उसके ऊपर बाहर से मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता तब तक। जैसे फोर्स आ गया वैसे स्टेट चेंज हो जाएगा। जब तक फोर्स नहीं है तब तक वो अपना चलते जा रहा है, वॉकिंग करते जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो आपको ये लॉ समझा रहेगा। ठीक है, सो लेट मी अगेन हेल्प यू। ठीक है, तो लॉ को फिर से दोहराते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, ओके, रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड along a straight line, unless an external unbalanced force acts on it। जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और जब ही फोर्स लग जाएगा तो रेस्ट वाला मोशन में आएगा, यूनिफॉर्म वाला रेस्ट में आ सकता है, यूनिफॉर्म वाला नॉन यूनिफॉर्म में भी जा सकता है। ऑलराइट, सो गाइस आफ्टर दिस लॉ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है, देखिए एक सिंपल हम लोग परंपरा से चला आ रहा है एक एग्जांपल बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स के लिए बहुत सारे टीचर्स को यूज करते हैं, वो भी करेंगे और दूसरा भी करेंगे इसी में। ठीक है, तो देखिए टग ऑफ वॉर सबको पता है ना, रस्सी खींच जो होता है। ठीक है, तो मान लीजिए टग ऑफ वॉर है, यहाँ पे वहां 4 बंदे लगे, यहाँ 4 बंदे लगे हैं, और चारों भी तगड़े हैं, यहाँ पे भी तगड़े हैं। तो भैया जो बीच में हम लोग रुमाल वगैरह बांध देते हैं ना, तो रुमाल जो है वो यहाँ का यहाँ पे रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह से इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों जगह से इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है, और दोनों का दिशा जो है वो अपोजिट है, द डायरेक्शन इज अपोजिट बट द अमाउंट ऑफ फोर्स इज सेम। ठीक है, हम लोगों ने याद है कि फर्स्ट लेक्चर में जो वेलोसिटी स्पीड का लेक्चर था उसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जो था उसमें दो चीज देखा था। फिजिकल क्वांटिटी हैज टू प्रॉपर्टी और टू वी कैन से टू बेसिक प्रॉपर्टी, that is nothing but the direction and magnitude. Magnitude means what, its value, and direction you know in which direction it has been applied. So guys, in this case, in the case of tug of war, the force is same, दोनों जगह पे फोर्स तो सेम ही लगा रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है। That's why
दैट्स व्हाई यहाँ का फोर्स यहाँ की फोर्स को कैंसिल करेगा, यहाँ का फोर्स यहाँ के फोर्स को कैंसिल करेगा। बात समझ में आई? तो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस फोर्स, दिस इज द केस ऑफ बैलेंस फोर्स। और मान लो कि एक जगह पे पूरे तगड़े लोग बैठे हैं, खींच रहे हैं, और दूसरी जगह पे हल्के हल्के लोग खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये साइड का फोर्स, दिस फोर्स विल बी मोर देन दिस फोर्स। तो ये वाला फोर्स इस फोर्स पे हावी हो जाएगा, तो रस्सी रुमाल जो है वो ये साइड जाएगा। तो ये केस हो गया आपका अनबैलेंस फोर्स का, समझ लो। तो बात एक याद रखिए गाइस कि बैलेंस फोर्स में मोशन या फिर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता। मोर स्पेसिफिकली आप याद रखिए, अगर बैलेंस फोर्स का केस है तो वहां पे चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स है तो वहां पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, मतलब रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। बात समझ लिए? एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा वाला। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो चलिए अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मींस व्हाट? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बाहर वाला बंदा जो फोर्स लगा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्शन फोर्स, कॉल्ड एज अ एक्शन फोर्स। एंड ये जो बंदा है, ठीक है, इसका बॉडी कुछ तो उसको रेजिस्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स द एक्शन फोर्स इज मच मच हायर देन द रिएक्शन फोर्स। बट व्हाट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस? अगर वो अनबैलेंस ना होके वो बैलेंस होता तो क्या होता? तो ये केस जो था वो पतलू के लिए था, ये केस लेंगे हम लोग मोटू के लिए, ठीक है। बात समझिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे मोटू है जो कि रेस्ट स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा आया, उसने फोर्स लगाया, मतलब एक्शन फोर्स, लेकिन मोटू जो है वो बहुत तगड़ा खासा है, ठीक है। तो मोटू का बॉडी जो है, दैट मोटू का बॉडी विल अप्लाई द रिएक्शन फोर्स on the external applying body, right? Motu ka body will apply the reaction force on the body who is applying the action force, and in this case the action force and reaction force will be equal and their directions are opposite. या तो एक ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया, तो यहाँ पे भी directions are opposite, right? That's why क्या हुआ, एक्शन फोर्स ने रिएक्शन फोर्स को कैंसिल किया, रिएक्शन फोर्स ने एक्शन फोर्स को कैंसिल किया, बराबर। तो मोटू जगह पे ही खड़ा रहा, वो तस से मस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज द मोटूज बॉडी इज अप्लाइंग द रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी हु इज अप्लाइंग द एक्शन फोर्स। सो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे मोटू हिला क्या जगह से? नहीं हिला ना, समझ लो। अगर मोटू चल रहा है मीन्स व्हाट, द मोटू इज नाउ इन द यूनिफॉर्म मोशन, और अगर पीछे से आके किसी ने फोर्स लगाया लेकिन फिर भी मोटू के ऊपर कुछ असर गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि मोटू का बॉडी उसी एक्शन फोर्स वाले पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एंड दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यहाँ का एक्शन फोर्स, यहाँ का रिएक्शन फोर्स, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोटू को तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। कोई अगर चल भी रहा है या तो वो रेस्ट में भी है, तो कोई आके उसको फोर्स लगाए तो उसको कुछ महसूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोटू का बॉडी उसको रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, बराबर, समझ लो। तो दिस केस इज ऑफ द बैलेंस फोर्स, एंड जैसे आपने देखा कि बैलेंस फोर्सेस के कंडीशन में ऑब्जेक्ट तो जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल है नहीं। इसके लिए उस लॉ में एक वर्ड का होना बहुत जरूरी है, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। इसके लिए पतलू है तो भाई जितना एक्शन फोर्स लगा रहा हूं मैं, उतना पतलू का बॉडी, समझ लो कि मैं ही धक्का मार रहा हूं, तो मैं जितना धक्का मार रहा हूं पतलू को, उतना पतलू का बॉडी पावरफुल नहीं है, तो उतना पतलू का बॉडी रिएक्शन फोर्स नहीं लगा सकता। दैट्स व्हाई माय एक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स हिज रिएक्शन फोर्स, and that's why I will be good, or I will be successful in order to change the state of object or say patlu. All right, so that was about the first law of motion, people. Now moving to the second law. All right, now before moving to the second law of motion, people, we need to understand one simple concept, that is nothing but the momentum. All right, so all right, so guys, momentum का जो definition है, that's quite simple. Mass into velocity. You can see over here mass and velocity. एक जो point important है, that is mass of applying body into the velocity of applying body.
ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं मोमेंटम समझने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, वो सिंपल दरवाजा है, घर है, घर का दरवाजा है। ठीक, तो मैं जगह पे खड़ा रह के आई एम ट्राइंग टू पुश द डोर वाज नॉट ओपनिंग। ठीक है, मीन्स व्हाट, एट दैट टाइम देखिए हम लोग तो कोई दया तो नहीं है, लात मारे दरवाजा तोड़ दे धाप करेंगे, तो सीधा फोर्स लगा रहे, सादा फोर्स लगा रहे, नहीं खुल रहा है। सो एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, the mass of my body is contributing in that force, ठीक है, तो मेरी बॉडी का मास वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है in the force. So mass of applying body, I will be the applying body, door will be the experiencing body. But here only the mass of the applying body is not just enough to open the door. So what should I do? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे थोड़ा फास्ट बॉलर की तरह रनअप लेने, राइट, पीछे जाएंगे थोड़ा सा और भाग के आएंगे, भाग के आके धाप पकड़ के दरवाजे पे कंधा मारेंगे तो दरवाजा खुल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी भाग के आ रहा है बंदा, एंड भाग के आने से क्या होगा पीपल, अभी और एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, व्हाट, मास एंड वेलोसिटी बोथ कंट्रीब्यूटिंग इन फोर्स। So at the time when my shoulder will hit to the door, at that time whatever force that I will apply on the door, in that force not only my mass will contribute, but the velocity with which I am moving will also contribute, and the overall effect of the combined mass and velocity will be much higher than the individual mass. As a result of that, the door has to open. खुल जाएगा ना भाई दरवाजा, ठीक है। तो ये आपको ये समझा आपको क्या है मोमेंटम मींस व्हाट, बेसिकली मोमेंटम का कंसेप्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो मोमेंटम, ठीक है, तो दो एग्जांपल हो गए जहां पे एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में फोर्स लगा रहा है और जहां पे एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में फोर्स लगाने वाला है। सो जहां पे मोशन स्टेट वाला फोर्स रहेगा वहां पे द मास विल बिकम मोमेंटम, द मास विल बिकम मोमेंटम, ठीक है। ओके, तो समझ रहे आपको केस बॉयज कि जैसे फोर्स वी कैन अप्लाई, बट या एक तो फोर्स वी कैन अप्लाई इन द रेस्ट स्टेट and second in the force we can apply in the motion state. So when we apply the force in rest state, only mass we have to consider, but when we apply the force in motion state, at that time the product of mass and velocity we have to consider, and that is nothing but the momentum. So guys, Newton का जो second law है, it deals with the relation between momentum of object, the running object or the motion object, the relation between the momentum of object and the force applied by that object on the any other object. जो बंदा भाग के आएगा, राइट, उसका मोमेंटम एंड उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस डोर के ऊपर, दैट फोर्स, इनके बीच में का जो रिलेशन, दैट इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज दैट रिलेशन पीपल? F, दैट इज द अप्लाइड फोर्स. एक्चुअली लॉ यहां से शुरू होता है बुक में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो भाग के आने वाला ऑब्जेक्ट है वो, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स बाय दैट ऑब्जेक्ट, टू द अप्लाइड फोर्स बाय दैट ऑब्जेक्ट, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, मतलब सिंपल है यार, अगर मैं भाग के आया, बराबर, मैंने इस दिशा में फोर्स लगाया ना, तो दरवाजा भी इसी दिशा में खुलेगा, फोर्स भी इसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में मैं भाग के आ रहा हूँ. मैं ऐसा होगा क्या कि मैं फोर्स ऐसे भाग के आया और दरवाजा ये साइड खुला, मेरे मतलब मुंह के साइड, यहाँ मतलब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे तो नहीं होगा. भाग के ऐसा और फोर्स ऐसे लगेगा क्या? ऑब्वियसली मैन, नो लॉजिक. भाग के अगर ऐसे आ रहा तो मेरा फोर्स भी वैसे ही रहेगा. तो मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा. दैट्स द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ एक एक करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. उससे पहले समझते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है. चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इज यू कैन सी बाय डिनोटेड बाय p2, इनिशियल मोमेंटम बाय p1. सो मैं पहले इनिशियल मोमेंटम बोलता हूं. t1 is equals to m into u, m into u means
at the time of starting my sprinting, स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से भागना, ठीक है, तो मेरा ये जो स्प्रिंटिंग है वो मैं चालू जब करूंगा, at that time whatever my velocity will be, that is my initial velocity. So obviously initially मैं क्या दिन भर भागते रहेगा क्या, नहीं ना, तो initially I will be at rest, right? So my initial velocity denoted by u and mass is m. So my initial momentum will be m into u, will be m into u. जैसे मैंने भागना शुरू किया वैसे मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, एंड एट द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मी एंड द डोर, दैट आई विल कंसीडर द वेलोसिटी एज फाइनल वेलोसिटी. मतलब डोर को धक्का मारने का भी समय आ चुका है, सो डोर को धक्का जब मारेंगे एट दैट टाइम का वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड द फाइनल मोमेंटम P2 will be given by m into v, that is v is your final velocity at the time of hitting to the door. ठीक है, सो आपको फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम समझा. सो चेंज ऑफ मोमेंटम मींस व्हाट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो यहां पे मैंने किया है change of momentum. So you can see F proportional to, you can see the numerator part is P2 minus P1, that is change of momentum. And क्या बोला, rate of, क्या बोला है, rate of. ये चीज मैंने अभी आपको बताया था. तो जब भी रेट आता है तभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में टाइम आता है. क्या आता है, टाइम आता है, एंड उसके वजह से the overall expression becomes the rate of numerator, the rate of numerator. ठीक है, देखिए टाइम आ गया यहाँ पे P2 minus P1 divided by time. तो what will this will become the rate of numerator, means for the rate of change of momentum. यहाँ पे भी कुछ वैसे ही था, नीचे टाइम आया था तो वो ऊपर वाले का रेट बन गया, means for the rate of change in velocity. समझ है? So this A is nothing but the rate of change in velocity. Like this way, this force will be proportional to the rate of change of momentum. All right. Now we will put the values. P2 यहाँ पे mv, mu, m I will take common. So what I will get, v minus u upon t. I will common ही भाई, simple. ठीक है, v minus u upon t. But guys, v minus u upon t, v minus u upon t is nothing but what, your acceleration. What is that? Acceleration. So इसकी जगह पे क्या आएगा, a. समझ लो. So m f proportional to m into a, m into a. ठीक है. Alright. So f is proportional to m a. Now we know guys, to remove the proportionality, two things we have to apply. We have to include, that is equal to n1 k, constant of proportionality. तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा और उसकी जगह पे आएगा इज इक्वल्स टू एन के, वेयर फॉर दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ के वी विल कंसीडर एज 1. द वैल्यू ऑफ के वी विल कंसीडर एज 1. सो के की जगह पे 1 जाएगा, सो 1 into m है, दैट इज m. सो f is equals to ma. So this is what your Newton's second law of motion, which deals with the force applied by object which is in the motion with its momentum, with its momentum. Okay, moving to the third law of motion people. Third law of motion जो कि बहुत सिंपल है, सबको पता रहेगा. Every action has equal and opposite reaction, or we can say every action force has equal and opposite reaction force. Means what? यहाँ पे देखिए ये वाला केस, ठीक है. तो जब हम लोग जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, when we are standing on the floor, it means what, we are actually applying the force on the ground, and that force we are applying which is equal to the weight of our body. ये हमने कल भी देखा था, right? The confusion between mass and weight. तो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है weight, ठीक है, and that weight is nothing but the force that we apply on the ground. और उसका वैल्यू कितना होता है, m into g, m into g. g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10th में देखेंगे उसका वैल्यू कैसे आया वो, ठीक है. So when we are on the ground, we are applying some force on the ground which is equal to our weight, but at the same time the ground is applying the reaction force on us. The ground is applying the reaction force on us which is equals to n. N stands for normal reaction. N stands for normal reaction equal to mg, equal to mg.
ओके, इक्वल टू mg। तो देखिए वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है, ठीक है। सो दिस n को नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, इसके लिए नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बात समझे, ओके। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, एक ना समझ लो कि यार एक जैसे कि छोटा सा नाला वगैरह है कुछ, या फिर छोटी नदी वगैरह है, नाला नहीं लेते, चलो नदी लेते हैं। नदी है, उसके ऊपर एक वुडन प्लैंक है, ब्रिज जैसा, और ब्रिज के ऊपर तीन लोग नाच रहे, 3 लोग एक साथ जा रहे हैं, जबकि बोला है कि एक ही जन एक टाइम पे जाना चाहिए। तो 3 लोग जा रहे हैं, तो देखिए ब्रिज के ऊपर तीनों का वेट गिरेगा, मतलब F1 F2 F3, तो तीनों का फोर्सेस गिरेंगे ब्रिज के ऊपर। सो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्रिज और द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वुडन प्लैंक विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट। अभी उस वुडन प्लैंक को उतना ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तीनों के ऊपर, राइट। लेकिन वुडन प्लैंक का तो उतना मास ही नहीं है, तो वुडन प्लैंक यहां पे कर देगा, मैंने तो सरेंडर करना है जी, मेरे से इतना वजन नहीं उठा पावे, मैंने तो सरेंडर करना है जी। तो यहाँ पे the n means for the normal reaction is less than the action force, that is F1 plus F2 plus F3. As a result of that, the wooden plank will collapse and लोग बेचारे नदी में गिर जाएंगे, ठीक है। स्नान करने की जरूरत नहीं आज के दिन से, ओके। सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि देखिए आपको रॉकेट के बारे में भी ओके। सो और एक चीज गाइस जो हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स में यहाँ पे ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक रहेगा आपका एक्शन फोर्स लगाने वाला और एक रहेगा आपका रिएक्शन फोर्स लगाने वाला, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ में वी रिक्वायर द 2 ऑब्जेक्ट एंड नॉट द 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोग, ये 1 ऑब्जेक्ट हो गया, एंड वुडन प्लैंक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं 1 ऑब्जेक्ट, दिस ग्राउंड इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। रॉकेट के केस में भी देखिए जो हम लोग का फ्यूल निकलता है, ठीक है, फ्यूल जब जलता है तो आपने देखा बहुत सारा ज्वाला वगैरह निकलता है वहां पे। सो वहां पे क्या होता है, बेसिकली द एक्शन फोर्स अप्लाई हो जाता है ग्राउंड पे और वहां के एयर पे, एंड एयर जो होती है वो गर्म हो जाती है, एंड गर्म होने के कारण वो हवा हल्की हो जाती है, राइट। एंड जो लाइट एयर होते हैं टेंड्स टू गो अप, ठीक है। तो वहां का जो हवा का जो फोर्स है वो रॉकेट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। ऑलराइट, किसी ने अभी अगर देखा रहेगा स्पेस एक्स करके जो प्राइवेट कंपनी है एलॉन मस्क की, सो एलॉन मस्क जैसे टेस्ला करके भी एलॉन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बनाते हैं। स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है एलॉन मस्क की, उन्होंने मैन मिशन जो किया है, ठीक है, 2 एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने स्पेस में भेजा अलॉन्ग विद द कोऑपरेशन विद नासा। तो कभी उसके बारे में देखिए। हालांकि इंडिया का भी जो मैन मिशन है जिसमें हम लोग वी आर प्लानिंग टू सेंड द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस, मे बी इट विल बी अराउंड 2022 और 2023 वो मिशन शायद से हो सकता है, ऑलराइट। तो ये था आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन हो गया फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। In the next last video we will be talking about the conservation in momentum. After that we will be starting with the second chapter, that is work and energy. Thank you so much. And guys, your feedback is very much valuable for me. So in case अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel and give us some feedback, ठीक है। And obviously share the link with the students जिनको जो भी 9th स्टैंडर्ड में है, जो भी 10th स्टैंडर्ड में है। आवाज़ बहुत कम हो गया लगता है शायद से, ओके। तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स आते रहेंगे तो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए 7304603490। थैंक यू सो मच। Stay at home, stay safe people. Most probably 15 जून के बाद स्कूल या क्लासेस का डिसीजन वगैरह हो सकता है,
लॉकडाउन तो वैसे 30 जून तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जब तक क्लासेस का बेसिकली बोल रहा हूँ, स्कूल का तो स्कूल कॉलेजेस का तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही, मतलब आप डायरेक्टली स्कूल जाएंगे तो झंडा वंदन करने ही डायरेक्टली जाएंगे शायद से। तो उसके पहले जो कुछ है अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही सहारा है। सो गाइस please like, share and subscribe our channel and also give your valuable feedback to us. Doubts रहेंगे please send it on the WhatsApp number 730-460-3490. and अगर if someone living in the area गोरेगांव वेस्ट में हम लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर किसी को पर्सनल क्लासेस, पर्सनल कोचिंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड अगर चाहिए रहेगा, नॉट एट देयर होम, वी आर कंडक्टिंग एट माय होम, तो अगर आपको पर्सनल कोचिंग, पर्सनल डाउट सॉल्व सेशंस अगर चाहिए रहेगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर दैट एज वेल. माय एड्रेस इज यशवंत नगर रिद्धि सिद्धि, which is very close to the Unnat Nagar number 2. All right. Thank you so much, people.